दोस्तों एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी के विषय में पढ़ रहे थे और उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने लगभग 12-13 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है और उससे बनने वाले जो भी प्रश्न थे उसको हमने समझ लिया है। चलिए आज के पेपर के विषय में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है ये हमारा एग्जाम हुआ था 2016 में फरवरी में। देखिए 2016 फरवरी के पेपर 1 के विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पेपर 2 भी देखेंगे बाद में अगली क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 2016 फरवरी एग्जाम जो हुआ था सीटेट पेपर 1 सीडीपी सेक्शन के विषय में पढ़ाई करते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो सवाल एक जैसे होते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप 30 ऑन 30 कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, साफ साफ कह रहा है आपसे कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, एक कक्षा में अनेक अनेक परिवेश के बच्चे आते हैं तो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। इसे शिक्षक किस रूप में यूज कर सकता है? देखिए मैंने आपको 12 बताया है, जब भी बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों आप उनको आपस में वार्तालाप कराइए, एक दूसरे से वो भाषाओं को सीखें और अपनी समझ को मजबूत बनाएं। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? संसाधन। एक संसाधन के रूप में आप उसको विकसित कर सकते हैं। संसाधन मीन्स ये कि बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे की भाषाओं को सीख लेंगे बगैर किसी पुस्तक के, बगैर किसी के बताए, केवल एक दूसरे से समायोजन या कन्वर्सेशन करके वो भाषा को सीख सकते हैं। तो विविध भाषाओं की कक्षा क्या होती है? एक अवसर होता है या एक संसाधन होता है भाषाओं को अच्छे से सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बार बार आता है। जो बच्चों द्वारा त्रुटि होती है, जो गलती होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। तो चलिए हम आंसर पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच असफलता के सूचक है। नहीं, गलत बात है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ-कहाँ गलती क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें उनकी गलतियों पर ध्यान देना पड़ेगा, या बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो इससे उनके थिंकिंग लेवल की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 3 की बात करें तो कठोरता से निपटाई, गलत बात है। बच्चों को कमजोर नेगेटिव वर्ड है, लेना ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है इसको समझते हैं, उसको बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है 3। क्या कह रहा है? डैश दिखा है, डैश लिख के कह रहा है कि के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब वैज्ञानिक के बारे में पूछ लिया है, जल्दी पूछता नहीं बट पूछ लिया है। कह रहा है कि किनके विचार से बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है और ज्ञान निर्माता के बारे में नन्हे वैज्ञानिक है तथा सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञान के बारे में किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो इन्हीं के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान निर्माता होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे या पियाजे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से शास्त्र का क्या अर्थ है? अब आपको ये बताना है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्या अर्थ है। अब ध्यान समझिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में जब भी आएगा, मैंने आपको बार बताया है कि जब भी बाल केंद्रित शिक्षण की बात कही जाएगी तो उसमें हमें क्या देखना है? बच्चों के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्या कह रहा है हमारा? बच्चों को शिक्षक के अनुकरण करने के लिए कहना, गलत बात है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल सही बात है और यही हमारा राइट आंसर है। बच्चों की भागीदारिता और वो क्या कह रहे हैं इसको महत्व देना चाहिए, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। अगर हम आगे के ऑप्शन को देखें तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना नहीं, निगरानी में काम करना चाहिए, नहीं तो बच्चे गड़बड़ भी कर सकते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, यानी कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हमको समझना है।
कोई भी सहायता न देकर, गलत बात है, बच्चों की सहायता करनी पड़ेगी, ये तो गलत हो गया। भाषण देकर, निगेटिव वर्ड है, हटाइए इसको, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये गलत हो गया। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, जरा ध्यान समझिए, कह रहा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांट के निर्देश लिख के ये कर सकते हैं, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांट दें और बच्चों को कह दें देखो बेटा इसको ऐसे से करना है, उनको मतलब इंडिकेट कर दें और बच्चे आसानी से कठिन समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है, बच्चों के लिए जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना सिंपल कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। छठा प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। जैसे हमने ये मान लिया कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है एकदम वैसे ही बच्चा हमको बता दे, तो क्या ये क्या है, ये मानना क्या हो सकता है, या इसका क्या गलत है, क्या सही है, हमको ये समझाना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रभावी आकलन की युक्ति है, गलत बात है। कैसे युक्ति होगी भाई आकलन की प्रभावी, आपने ये मान लिया कि बच्चा जो पढ़ाया वो बताएगा, ये तो सही होगा नहीं। दूसरा कह रहा है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, सही बात है। हर एक व्यक्ति को आप जो भी सिखाएंगे वो व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार ही आपको चीजें बता पाएगा, या अपने अनुभव के अनुसार ही चीजों को वो कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अन्य भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या है, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। भाई टेप रिकॉर्डर थोड़ी है, तो गलत है। चौथा है, अच्छा है क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में रहना, ये भी गलत बात है। तो ये आपके 1, 3 और 4 गलत हो जाएंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है और वो ज्ञान को ज्यों त्यों नहीं बता सकता, इसलिए गलत है। ठीक है, समस्या होगी। तो सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उन्हें उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, आप बताइए। शिक्षार्थियों को हम ग्रुप रीडिंग के लिए कह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सीखने का जो वक्र है वो कैसा होगा, बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा, क्या होगा, क्या स्थिर रहेगा, अवनत रहेगा, अवनत मतलब घटेगा, समान रहेगा या बेहतर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बेहतर होगा। जब बच्चे आपस में डिस्कस करके सीखते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने के का अनुगमन करती है। कह रहा है कि हर एक व्यक्ति में विकास जो है अलग अलग होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन एक पैटर्न को ये फॉलो करती है। किस पैटर्न को फॉलो करती है देख लेते हैं। यह अव्यवस्थित होती है, नहीं। अप्रत्याशित, नहीं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित, मतलब एक क्रम में चलता है, और व्यवस्थित मतलब होता है कि एक के बाद एक होता है, ऐसा नहीं कि ऊट-पटांग गुच्छा हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी हमको नहीं देखना है, एड़ी से चोटी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। कौन उचित है विकास के लिए, पहला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, हाँ बिल्कुल करता है। आगे विकास एकल आयामी है। एकल आयामी मतलब केवल एक तरफ होता है, नहीं, गलत बात है। विकास पृथक होता है, नहीं, एक साथ होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, नहीं भैया, जन्म के साथ प्रारंभ होके जीवन पर्यंत चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास के संदर्भ में ये आंसर बिल्कुल सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब उसके आसपास का वातावरण कैसा है, और वो नैतिकता कितनी है उसके फैमिली में, या कितना सांस्कृतिक रूप से सेंसिबल है, इसका प्रभाव पूरा पूरा पड़ता है किस पे, डेवलपमेंट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है, क्यों। तो देखिए हर एक व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता होती है, क्यों। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, विकास पढ़ रहे थे, तो विकास पे प्रभाव पड़ता है किसका, आनुवंशिक और वातावरण का, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति अलग अलग परिवेश में होने के कारण अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है और अलग अलग
डेवलपमेंट भी होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ जो व्यक्ति होते हैं काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। वहीं नेपाल की तरफ नेपाल के साइड जाएंगे जब, तो उधर आसाम असम साइड जो लोग होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है। तो यही आपसे कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि वंशानुक्रमण और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही विकास होता है, इसलिए भिन्न भिन्न होते हैं। बाकी सब गलत है, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। प्रश्न नंबर 11 डिस्कस करते हैं। बच्चे के सामाजिकरण के में परिवार की भूमिका निभाता है। अब देखिए, सामाजिकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? रोमांचक, मुख्य, गौड़ या कम महत्वपूर्ण? तो आपको पता ही है, परिवार बहुत ही मुख्य है। तो परिवार बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? बच्चे के विकास में, या कह लीजिए कि परिवार का जो रोल होता है वो बच्चे के विकास में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से सही मिलान वाला जोड़ा है। अच्छा, सही मिलान का क्या जोड़ा है समझिएगा जरा। आप देखिए, कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्कशील, पूर्व संक्रियात्मक निगनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये देखिए चारों की चारों अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। अगर आपको याद होगा तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था उनकी कौन सी थी? उनकी जो पहली अवस्था थी वो थी उनकी ये शैशवावस्था वाला, या इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित। तो इस अवस्था में बच्चा जो 0 से 2 वर्ष का होता है वो तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो शैशवावस्था में तर्क तर्क कहाँ दे पाएगा? बच्चा तर्क दे ही नहीं पाएगा। तो हमारा ये गलत हो गया। इसके बाद दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक ये हुआ सेकंड वाला। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। जैसे जो 2 साल से 7 साल का बच्चा होगा, जैसे उसके माता पिता कहेंगे वैसा वो करेगा। तो यहाँ पे निगमन लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। और अभी हमने पढ़ा कि पूर्व संक्रियात्मक होता है अनुकरण। यहां दिया है अनुकरण, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वही साधारण एवं वर्गीकरण के खेल को समझ पाता है, या कह लीजिए कि वो वर्गीकरण का खेल कर पाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? मतलब बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वो क्या प्रदर्शित कर रही है, किस समझ को दिखा रही है, ये हमको पहचानना है। पहला, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। देखिए जरा समझिएगा, अहम केंद्रित मतलब होता है जो उसको पता है। तो पता क्या, जैसे कि अहम केंद्रित मतलब जो चीजें वो शुरू से जानती है हमेशा, ये तो है नहीं। अब देखिए अगर सेकंड नंबर पे गौर करें आप, तो लिखा है कि कार्य कारण। कभी ना कभी उसने ये चीज, इस कार्य को किया है। उसने ये देखा है कि जब धूप होता है तब कपड़े सूख जाते हैं, इसी कारण से उसको पता है, उसने ये कार्य किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कभी कभी आंसर सिंपल होता है लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों डैश में भिन्न होता है डैश। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि बच्चों का चिंतन भिन्न क्यों होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है। भाई आप ही बताइए, आकार में भिन्न होता है, आकार क्या होता है? दूसरा कह रहा है कि प्रकार में भिन्न होता है और के बजाय मात्रा के। तो ये हो सकता है, ठीक है। उनके जैसे कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से अलग प्रकार का होता है, और मात्रा में कि भाई वयस्क लोग कुछ अलग हिसाब से सोचते हैं और बच्चे अलग हिसाब से सोचते हैं। तो डिफरेंस किसमें होगा? अलग अलग प्रकार का उनका चिंतन होगा और मात्राएं एक जैसी हो सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता मतलब होता है शुरुआती सहायता या बेसिक। शुरुआत से बच्चों को हेल्प करना क्या होता है? आधारभूत सहायता। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है
शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऐसा हो सकता है? ये तो होगा नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए जाए बिना स्पष्टीकरण देना, गलत बात है। बिना प्रश्न के आप उत्तर दे देंगे, गलत बात है। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, नहीं, गलत बात है। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये आधारभूत होगा। ठीक है, बच्चों को हर एक स्थिति में मजबूत बनाना। बच्चों को अगर आप संकेत देंगे तो उस संकेत को समझ के चीजों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी वाइगोत्स्की आएंगे आपको दो तीन चीजें सीखनी है, खोजनी है। क्या? सामाजिक खोजना है, वाद विवाद खोजना है, चर्चा परिचर्चा, परस्पर संवाद या आपस में पठन पाठन, ये ढूंढिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जेडपीडी जो थ्योरी इनकी थी, जेडपीडी थ्योरी मतलब जो इन्होंने कहा था कि निकटवर्ती क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समवयस्क या आसपास के लोगों से ज्यादा सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोहेल वर्ग ने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया था कोहेल वर्ग ने? जहां आपको नैतिक दिख जाए आंख बंद करके मार दीजिए। नैतिक विकास के चरण दिए थे। कोहेल वर्ग ने कितने चरण दिए थे? कोहेल वर्ग ने 3 लेवल और 6 चरण दिए थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को दिखाता है या दिखाने का प्रयास कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, क्या एक ऐसी कक्षा? पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध होता ही नहीं, हटाइए इसको। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये हो सकता है। देखिए वो जैसे बच्चों को ग्रुप में बना दिया गया, हर ग्रुप में शिक्षिका जा रही है, तो ये हो सकता है। बाकी हम और चेक कर लेते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ लिखा है दंड की बात कहा है, तो गलत हो गया, तो होगा ही नहीं। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के पास जाकर के, ग्रुप के पास जाकर के पूछताछ कर रही है, बता रही है। तो ये क्या हुआ? बाल केंद्रित शिक्षा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 डिस्कस करते हैं। कह रहा है बुद्धि है, क्या है? एक अकेला और जाति विचार नहीं, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता नहीं, विशिष्ट योग्यता नहीं, समस्याओं का समुच्चय, यही तो है। होवार्ड गार्डनर ने यही तो बताया था। होवार्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, उन्होंने यही कहा था कि बुद्धि के बहुत सारे प्रखंड हैं और हर एक बुद्धि हर एक समस्या सॉल्व करने के लिए अलग अलग होती है। जैसे डॉक्टर की अलग बुद्धि, टीचर की अलग बुद्धि, सोनार की अलग बुद्धि, लोहार की अलग बुद्धि, और कह लीजिए कि कारपेंटर की अलग बुद्धि। तो सभी प्रकार के लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है और बुद्धि समस्याओं का या सामर्थ्यों का समुच्चय है जो समस्या समाधान को हल करने में हमारी हेल्प करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 20 डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, देखिए समझिए। कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, यानी कि डैश। देखिए प्रारंभिक बचपन, जैसे मैंने आपको जब बताया था क्लास में, तो बताया था कि बाल अवस्था का जब प्रारंभिक स्टार्ट होता है उस समय हमें घर में बहुत अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, नहीं क्योंकि बच्चे हमारा क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो बच्चे भी गाली गलौज कर लेंगे, अगर आप अपशब्द कहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इसलिए वो बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, बहुत सेंसिबल, बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो अति संवेदनशील स्थिति होती है कौन सी? प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील अवस्था होती है भाषा सीखने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा आप बोलेंगे वैसे ही बच्चे सीखते जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमें नहीं देखने, गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़की से व्यवहार मत करो। ले ये क्या हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा। सीधे तक कर रहे हैं कि लड़कों से लड़का बनो, लड़का जैसा मत रहो। इसका सीधा मतलब लैंगिक भेदभाव हो रहा है। तो लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पूर्वाग्रह, जहां पे तुलना आ जाए या ये कहा जाए कि लड़की तरह रहो लड़की तरह रहो, वहां पे लैंगिक पूर्वाग्रह ही होगा। तो हमें ऑप्शन यही ढूंढना है, जो हमारा राइट आंसर होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहला लिखा है लड़के लड़कियों के साथ एक व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, गलत बात है, अच्छा तो कभी नहीं हो सकता। लड़के लड़कियों में भेद की एक रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ये सही है। देखिए रूढ़िबद्ध मतलब पुरानी जो परंपरा चलती है, हम लोग कहते हैं क्या लड़की उधर रहे हो, तो ये सब क्या है? रूढ़िवादिता है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल चुका है, सेकंड नंबर होगा।
थर्ड नंबर कह रहा है कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जाति भेदभाव ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पर देखते हैं। कह रहा है कि आकलन। अब देखिए आकलन से क्या होता है हमें समझना है। पहला, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, नहीं। हमें कंपटीशन नहीं कराना है, गलत बात है। सेकंड नंबर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करता है, गलत बात है, ऐसा नहीं है भाई। सीखने में सुधार का तरीका है, ये सही है। आकलन से हम बच्चों का सुधार कर सकते हैं, तो सीखने का तरीका है। लास्ट आपका लिखा है बच्चों को लेवल करने में, ऐसा नहीं है। लेवल, ग्रेडिंग, मार्किंग ये सब नहीं करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 23 नंबर बस देखते हैं क्या कह रहा है भैया, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण? समावेशन शिक्षा या समावेशी, जहां पे सबको एक साथ पढ़ाया जा रहा हो, वही ऑप्शन हमको ढूंढना है। क्या कह रहा है? यह एक विश्वास है, कुछ बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, गलत बात है। क्यों नहीं सीख पाते भैया? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा यही तो है। तो सेकंड नंबर हमारा राइट हो जाएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, यह एक दर्शन है, विशेष बच्चा, गलत बात है, सबको लेके चलना है। यह एक विश्वास है, बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत बात है। बच्चों को हमेशा एक साथ पढ़ाना जाना चाहिए। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहा है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए वंचित वर्ग मतलब ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे या उससे पीछे रह गए थे, उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। यही हमारा राइट आंसर है भैया, हमें अन्य देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनको हर चर्चा में सम्मिलित करें ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीखें। बाकी अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। लिखा है कक्षा में अलग बिठाएं, गलत बात है, नहीं बिठाना चाहिए। उन पर ध्यान न दें, क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारी लिखित कार्य दी, भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 25 नंबर की बात करते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मतलब बच्चे जो हैं सीख नहीं पाए हैं या उनमें कोई ना कोई कमी है। अधिगम निर्योग्यता मतलब अधिगम विकार। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही कर रहा है? देखिए पहला, अपमानजनक व्यवहार, ये नहीं है। बी को डी लिखना, वास को 100 पढ़ना, 21 को 12 लिखना, ये सही है। देखिए बच्चे में पठन की यहाँ कमजोर गड़बड़ी है या पठन में उसको दिक्कत है, यही आपका सेकंड नंबर ऑप्शन शो करता है। अधिगम निर्योग्यता यही है, सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कम अवधान विस्तार गलत है, मनोविकार ये सब गलत है। ठीक है, तो अगर आप कह लीजिए अधिगम विकार या सीखने में कमी, यही है, सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था। आगे 26 नंबर कह रहा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। बच्चा जो है आंशिक रूप से देख पाता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देंगे भैया? निगेटिव वर्ड है ना, हटाइए इसको। उसे अलग संस्थान में, ये भी निगेटिव वर्ड है, अलगाव हो गया, हटाइए, गलत बात। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, गलत। सही बात, एकदम सही है। उसके लिए कुछ सुविधाएं रख दीजिए और सभी के साथ पढ़ाइए। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए जो बच्चा कम देख पा रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत स्पेशल चीजें जैसे कि ब्रेल लिपि का प्रयोग करिए, लेकिन उसको साथ बैठाइए ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे और अपने आप को हतोत्साहित ना समझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ गलत है हमारा, बिना किसी विशेष प्रावधान, गलत है भाई। देखिए आंख से कमजोर है, उसे बिना किसी व्यवस्था के बैठा देंगे तो कहां पढ़ पाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 27 नंबर, सीखना। अब देखिए सीखना क्या होता है या क्या है? संवेगों से छिड़ संबंध रखता है। सीखना जो है वो संवेग, संवेग मतलब भावनाओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? बिल्कुल होता है। तो ये तो गलत हो गया हमारा। सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र है, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, यहाँ ये राइट आंसर है। जो भी सीखने के संवेग हैं, इमोशंस हैं, उससे प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता, होता है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते, आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए या क्या कर सकती है? पहला, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो निगेटिव हो गया, नहीं, गलत बात है।
व्याख्यान गलत बात है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या करनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ भी व्याख्या है, हम मानते हैं, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, स्पष्ट और आश्वस्त, मतलब जिससे बच्चे संतुष्ट हो कि हाँ जो भी मैडम कर रही है सही कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट में लिखा है पुरस्कार, ये सब गलत बात है। ये तो आप भूल जाइएगा कि जो स्कूल में आप करते होंगे या कर रहे होंगे कि बच्चों को पुरस्कार देंगे, अच्छा करेगा, ये सब गलत बात है, ये सब करना ही नहीं चाहिए। उसको आप मोटिवेट कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कहिए, बट पुरस्कार देना अलाउ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले प्रश्न बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। शिक्षक का अनुकरण, गलत बात है, शिक्षक का अनुकरण नहीं करना है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा एक्टिव है, अगर आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो किताब में खोजेगा, घर जाके खोजेगा और आपसे वाद विवाद करेगा, पूछेगा सर हमने ये पढ़ा था, मम्मी ये बताई थी, पापा ये बताए थे, मोबाइल में ये कह रहा था, आप ये बता रहे हैं, इसको बताइए हमको। तो आपसे वो प्रश्न करेगा और उसको जितना प्रश्न करेगा आप उसकी हर एक जिज्ञासा को शांत करेंगे, यही बच्चा एक्टिव माना जाता है। जो बच्चा इनएक्टिव होगा वो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी सब गलत है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्या कह रहा है, समझते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अच्छा, कैसी गतिविधि में भाग लेते हैं भैया, तब बच्चे सर्वाधिक क्या होते हैं, एक्टिव, सृजनशील, क्रिएटिव होते हैं। कैसे, समझिए। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर जब वो ऐसा करते हैं तब, नहीं, गलत बात है। अपनी रुचि से, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे अपने मन से काम करेंगे ना तब वो एकदम सुपर एक्टिव होंगे। बाकी जो पुरस्कार गलत है, शिक्षक की डांट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीटेट फरवरी 2016 के प्रश्न पत्र को देखा। अब तक हम लोगों ने लगभग 12-15 प्रश्न सॉल्व कर लिए हमने प्रश्न पत्रों को। ऐसे हम लोग आगे आगे करेंगे, तो चैनल साथ बने रहिएगा।